हॉब्स के राजनीतिक दर्शन के विवेचना करते हुए हमने दो बिंदु को उभरते हुए देखा था कि हॉब्स के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दो प्रवृत्तियां मूल रूप से देखने को मिलती हैं, एक व्यक्तिवादी और दूसरी निरंकुशवादी। वस्तुतः हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा ये स्पष्ट किया कि असुरक्षा, अशांति की अवस्था से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए समझौते ने किस प्रकार एक संप्रभु शासक की उत्पत्ति की। मूलतः हम दो तत्वों की विवेचना करेंगे कि हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवादी तत्व कौन से हैं और उनके दर्शन में निरंकुशवादी तत्व कौन से हैं। जैसा कि दांते जर्मिनो ने कहा है कि हॉब्स का राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण प्लेटोवादी परंपरा का माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी पर्याप्त रूप से समाज को समझने हेतु मानव प्रकृति का अध्ययन आवश्यक माना गया है। जिस प्रकार प्लेटो व्यक्ति के सद्गुणों की विवेचना करते हुए उसके आधार पर आदर्श राज्य की रचना की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और उनका पूरा राजनीतिक दर्शन व्यक्ति से लेकर आदर्श राज्य की ओर प्रवृत्त होता है, ठीक उसी प्रकार हॉब्स का राजनीतिक दर्शन भी मानव स्वभाव की मौलिक वृत्तियों, सद्वृत्तियों और नकारात्मक वृत्तियों दोनों से ही उस समाज की ओर प्रेरित होता है जो एक संप्रभु शासक के रूप में शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करने की आधारशिला रखता है। वस्तुतः व्यक्तिवादी तत्वों में हम 5 तत्व मानते हैं। यदि एक तरफ हॉब्स ने व्यक्ति को अशांत, ईर्ष्यालु, लोभी, लालची, आक्रामक, असंतोषी, असंतुष्ट इस प्रकार के स्वभाव के रूप में व्यक्त किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि यदि व्यक्ति में शांति और मैत्री की इच्छा ना होती तो वो राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर नहीं होता। तो मानव प्रकृति के मूल तत्व के रूप में शांति की इच्छा ही व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार है, व्यक्ति का सर्वोच्च निर्णय है, क्योंकि व्यक्ति की इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप वह अपने आत्मरक्षा के लिए शांति को प्राथमिक मानता है और शांति के लिए ही वो सामाजिक समझौता करने की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति और उसकी इच्छा, व्यक्ति और उसकी सुरक्षा, और शांति किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट देन कम्युनिटी। यहाँ पर व्यक्ति व्यक्तियों से मिलकर जिस समुदाय की रचना करने के प्रवृत्त होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, व्यक्ति द्वारा ही समझौते का निर्णय किया जाता है, अर्थात व्यक्ति ही ये निर्णय करता है कि उसकी सुरक्षा के लिए समझौता होना आवश्यक है। चूँकि समझौता होना आवश्यक है, इसलिए वे अपने समस्त अधिकारों का समर्पण करने के लिए भी तत्पर होता है। तीसरा, व्यक्ति द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जो भी वो समझौता करेगा उससे संप्रभु की उत्पत्ति होगी, अर्थात संप्रभु की स्थापना उसके निर्णयों का या उसके समर्पण का मूल उद्देश्य है, मूल निर्दिष्ट है। चौथा, व्यक्ति को एक स्थिति में विरोध का अधिकार है। समस्त स्थितियों के बावजूद भी, समस्त अधिकारों के समर्पण के पश्चात भी व्यक्ति द्वारा शांति की मौलिक इच्छा के लिए समझौता करने के लिए तत्पर होने के पश्चात भी एक स्थिति उसके पास ऐसी अवश्य रहती है जो उसे विरोध का अधिकार देती है और संप्रभु की समस्त निर्देशों के आदेशों की अवज्ञा का अधिकार देती है। वो क्या है? 5वां, संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार यदि संप्रभु किसी भी प्रकार से उसे मारने, घायल करने और समाप्त करने का आदेश दे। अर्थात हॉब्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन का अधिकार ऐसा प्राकृतिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति से संप्रभु भी नहीं ले सकता। अर्थात जीवन के अधिकार की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में है। संप्रभु द्वारा दिए गए या बनाए गए ऐसे किसी भी आदेश या कानून की अवज्ञा वो प्रत्येक परिस्थिति में करने के लिए स्वतंत्र है। इसी आधार पर वो प्राकृतिक समानता के अधिकार को स्वीकार करते हैं, अर्थात व्यक्तिवादी अंश प्रत्येक मानव में है, प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय महत्वपूर्ण है, इसलिए समस्त व्यक्तियों में प्राकृतिक समानता का अधिकार है। उपरोक्त 6 बिंदु ये स्पष्ट करते हैं कि हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिवादी तत्व बहुत अधिक निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। हॉब्स का चूँकि प्रतिनिधि लेवायथान है, उनकी रचना लेवायथान के भी प्रथम पृष्ठ पर जो चित्र बना हुआ है वो एक ऐसे विशालकाय
व्यक्ति का बना हुआ है, संप्रभु का बना हुआ है, जिसके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में पुस्तक है। इस अर्थ में देखा जाए तो शासक का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर रहा है या एकल संप्रभुता का सिद्धांत हमें उसमें देखने को मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? नंबर 1, संप्रभु समझौते का परिणाम है, समझौते का पक्षकार नहीं है। यदि किसी भी समझौते में 2 लोग पक्षकार होते हैं तो दोनों को समान रूप से उसकी शर्तों का या स्थितियों का निर्वाह करना होता है। लेकिन यदि कोई उसका पक्षकार नहीं है तो वह उस समझौते से होने वाले किसी भी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है। अर्थात संप्रभु उनके ऊपर शासन करने के लिए बनाया गया है। संप्रभु उनके किसी भी निर्णय या आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही बाध्य होगा। दूसरा, संप्रभु को जो सत्ता है वो अनन्य है, वो किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। निरंकुश है, अर्थात उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह लागू होगी। अदंडनीय है, अर्थात अपने किसी भी निर्णय के लिए संप्रभु को दंडित नहीं किया जा सकता। निर्णायक है, अर्थात उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबको समान रूप से मानना होगा। नियंत्रक है, नियंत्रण रखेगा। अविभाज्य है, अर्थात किसी भी सरकार के अन्य अंग के रूप में उसकी सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात वही कानून बनाने वाला, वही कानून लागू करने वाला और वही अपने कानूनों का क्रियान्वयन देखने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई अन्य शक्ति या सत्ता उसके किसी भी निर्णय या उसके किसी भी कार्य को का पर्यवेक्षण या नियंत्रण नहीं कर सकती और ना ही किसी भी प्रकार के उसकी सत्ता को उससे पृथक किया जा सकता है और ना ही उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। 4th, संप्रभु ही न्याय का प्रतीक है, न्याय करेगा। संप्रभु ही यह निर्णय लेगा कि युद्ध होगा तो किन अवस्थाओं में होगा अथवा नहीं होगा और संप्रभु को ही अधिकार है कि वो कारारोपण कर सके। ये समस्त निरंकुशवादी तत्व हैं। इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स का राजनीतिक दर्शन व्यक्तिवाद से प्रारंभ होता है लेकिन उसकी समाप्ति निरंकुशवाद पे होती है। और स्वयं हॉब्स के शब्दों में तलवार के बिना समझौते केवल शब्द मात्र होते हैं। यदि किसी भी समझौते को लागू करने वाली सत्ता प्रभावी नहीं होगी, शक्तिशाली नहीं होगी तो उस समझौते का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इस अर्थ में कानून और दंड दोनों मिलकर संप्रभु शासक लेवायथान के प्रतीक के रूप में हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में प्रस्तुत हुए हैं।